नमस्कार, स्वागत है आपका IBN7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 50 से। मानसून सत्र में सदन के भीतर की रणनीति बनाने के लिए रविवार देर रात बीजेपी संसदीय दल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक प्रधानमंत्री आवास 7 RCR में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, मनोहर पर्रिकर ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि ललित मोदी, व्यापम और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हमलावर रुख को देखते हुए रणनीति बनाई गई। बैठक में रविवार सुबह अमित शाह के घर हुई बैठक के बारे में संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू और दोनों संसदीय कार्य मंत्री को बताया गया। माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र में बीजेपी आक्रामक तरीके से विपक्ष का सामना करेगी। बीजेपी संसदीय दल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अकेले में करीब 40 मिनट तक चर्चा की। माना जा रहा है कि दोनों ने व्यापम और ललित मोदी कांड पर विपक्ष के रुख पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री विपक्ष के तल्ख तेवर का जवाब आक्रामक तरीके से देने के पक्ष में हैं। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने रात करीब 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपने घर पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक चौहान ने अमित शाह को बताया कि व्यापम घोटाले की जांच में सरकार ने कोई ढील नहीं बरती है। सूत्रों का दावा है कि शिवराज ने अमित शाह को बताया कि घोटाले की जानकारी मिलते ही उन्होंने कार्रवाई की। कहा जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह को कुछ दस्तावेजी सबूत भी दिखाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह भोपाल के लिए रवाना होंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। व्यापम घोटाले पर विपक्ष के हमलावर रुख को देखते हुए विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। मानसून सत्र के लिए पार्टी के नेताओं के साथ अमित शाह के घर भी एक बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, कैलाश विजयवर्गीय, संबित पात्रा, अनिल बलूनी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में विपक्षी हमले का जवाब देने के लेकर रणनीति बनाई गई। लोकसभा के मानसून सत्र के पहले आज दोपहर 12 बजे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। लोकसभा सत्र शुरू होने के एक दिन पहले आज सुबह 10 बजे संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। टीएमसी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास में बीजेपी के आला नेताओं की पीएम आवास पर बैठक होगी। इसके बाद 7 बजे एनडीए के घटक दलों की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी। दिल्ली में आज नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे आयोजित इस कार्य कॉन्फ्रेंस में सभी ट्रेड और लेबर यूनियन के लोग हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए श्रमेव जयते कार्यक्रम को और प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे लेबर मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में नेशनल जॉब पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देश के अलग अलग ट्रेड यूनियन के नेताओं से मिले और उनके मुद्दों को सुना। इस बैठक के बाद ट्रेड यूनियन के नेताओं ने अरुण जेटली, बंडारू दत्तात्रेय, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात की। बिहार में एक बार फिर त्योहारों के बीच चुनाव की संभावना है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राज्य में अक्टूबर के आखिर में या नवंबर की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस बार चुनाव 4 या 5 चरणों में कराए जा सकते हैं। चुनाव का कार्यक्रम तय करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त अगले महीने बिहार का दौरा कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि नीतीश का विकास मॉडल और लालू का जाति समीकरण ध्वस्त हो गया है। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद सरकार चौथी बार भूमि अध्यादेश को जारी कर सकती है, क्योंकि आम सहमति अब तक नहीं बन पाई है। अगर सत्र के दौरान संसदीय कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ पाई तो सरकार के लिए अध्यादेश एक बार फिर जारी करना जरूरी हो जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय अनुशासन समिति ने जम्मू कश्मीर के 3 नेताओं को अनिश्चितकाल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है। निकाले जाने के बाद अब्दुल गनी वकील ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पश्चिमी दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में 4 मंजिला इमारत ढहने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बचावकर्मियों ने इमारत में के मलबे में दबे लोगों की तलाशी का काम खत्म कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इमारत हादसे के बाद कई दलों के नेता मौके पर पहुंचे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि गलती कहां हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। रविवार को सीपीएम के महासचिव ने पार्टी से निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी से उनके घर जाकर मुलाकात की। माना जा रहा है कि सोमनाथ चटर्जी की पार्टी में वापसी हो सकती है। एनसीपी के विधायक रमेश कदम के खिलाफ दहिसर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। विधायक पर अन्नाभाऊ साठे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में पैसे के लेनदेन में घोटाले का आरोप है। आज से हरियाणा के पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार से आश्वासन दिए जाने के बावजूद वैट बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आज आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई में फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। बीती रात पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुर सेक्टर के अलावा मंगदार, केरन और कस्बा के भारतीय सेना के पोस्ट पर जोरदार गोलीबारी की। पाकिस्तान की तरफ से भारत के सीमावर्ती रिहायशी इलाकों में भी फायरिंग की जा रही है। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा IBM-7, जहां पाकिस्तान ने ईद के दिन गोलीबारी की थी। सामने ही पाकिस्तान का मंदार इलाका है, जो शाहपुर का ही एक गांव है। शाहपुर गांव आधा भारत आधा पाकिस्तान की तरफ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बार बार इस गांव को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि यहां के लोगों ने भारत को चुना था, पाकिस्तान को नहीं। आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया सत्र शुरू हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने रैगिंग को रोकने के लिए तमाम तैयारियां की रखी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी नए छात्रों का स्वागत करेंगे। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई इस बार छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक केजरीवाल ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिल्ली पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहा, जिससे उन्हें ठेस पहुंची। तमाम विरोध के बावजूद स्वाति आज दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद को संभालेंगी। वो मीनाक्षी हत्याकांड को लेकर पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वो उपराज्यपाल से भी मिलेंगी। दिल्ली में अलग अलग दलों के नेताओं का मृतक मीनाक्षी के परिजनों से मिलने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद सतीश उपाध्याय ने कहा है कि परिवार की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वहीं रविवार को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। दिल्ली के आनंद पर्वत में हुए मीनाक्षी मर्डर केस के बाद से कई नेता पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, लेकिन मृतक मीनाक्षी की मां ने राजनीतिक दलों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मीनाक्षी की मां ने IBM-7 से कहा है कि ये लोग नेता सिर्फ औपचारिकता निभाने यहां पर आ रहे हैं। मीनाक्षी मर्डर केस को लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला। पार्टी की यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग भी की। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर का दावा है कि आरोपियों की मां का मीनाक्षी की हत्या में कोई हाथ नहीं है। यही वजह है कि पुलिस ने आरोपियों की मां पर फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया है। मीनाक्षी हत्याकांड के बाद दिल्ली सरकार के पुलिस पर उठाए जा रहे सवालों के बीच कमिश्नर आज शाम केजरीवाल से मुलाकात करने जाएंगे। बस्ती के मुताबिक वो अरविंद केजरीवाल से मिलकर दिल्ली की पुलिसिंग की बारीकियों के बारे में उन्हें बताएंगे। दिल्ली में सीरियल रेपिस्ट को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी रविंदर ज्यादातर मामले में पहले बच्चों की हत्या कर देता था और फिर उनसे रेप किया करता था। पुलिस आरोपी रविंदर की ब्रेन मैपिंग भी करा सकती है। दिल्ली सरकार ने रविवार को आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत की है, लेकिन पहले क्लिनिक का उद्घाटन पीरागढ़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि पूरी दिल्ली में इस तरह के 1000 क्लिनिक खोले जाएंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टॉन्स नदी में पुल न होने के चलते लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। आपदा में जहां दर्जनों पुल बह गए, लेकिन अब तक नए पुल नहीं बन पाए हैं। पुल नहीं होने से यहां के लोगों को नदी पार करने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ता है। उत्तराखंड के श्रीनगर में भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते NH-34 बंद हो गया। रास्ता बंद होने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से क्षिप्रा नदी उफान पर है। क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा तो रामघाट पर बने कई मंदिर पानी में डूब गए। सड़कों पर पानी भरने से कई वाहन फंस गए और यातायात ठप हो गया। मौसम उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से एक दर्जन ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने आज उज्जैन और इंदौर के स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान किया है। कोटा के पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मना रहे एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। घंटों की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने युवक का शव बरामद कर लिया। उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी में गंगा उफान पर है। वाराणसी और पास के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। इतना ही नहीं, कई मंदिर भी पानी में समा गए हैं। गंगा किनारे बसे लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने के लिए कहा गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में गंगा नहर में नहाते हुए 3 युवक बह गए। काफी तलाश के बाद भी तीनों युवकों का पता नहीं चल पाया। रात होने की वजह से तलाश का काम रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवकों ने नदी में नहाने से पहले शराब पी रखी थी। वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स को 12 साल के बच्चे के सीने से सरिया निकालने में कामयाबी हासिल हुई। ये बच्चा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का रहने वाला है। निर्माणाधीन पुल से गुजरते वक्त बच्चा का साइकिल गिर पड़ा और सरिया उसके सीने से आर पार हो गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने विधायक को बंधक बना लिया। गांव वाले कई दिनों से बिजली की किल्लत से परेशान थे। हरियाणा के जींद जिले में 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद दलितों ने धरोंधी गांव से पलायन कर लिया। करीब 40 गांव के लोगों ने घर छोड़ दिया है। गुड़गांव में एक पाखंडी बाबा को नाबालिग लड़की को यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने बच्ची की अश्लील तस्वीरें खींची और धमकी देकर 1.5 साल तक उसके साथ यौन शोषण करता रहा। बिहार के बक्सर में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव के मद्देनजर पुलिस गांव में कैंप लगा रही है। इसके अलावा पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की सरे बाजार जबरदस्त पिटाई कर दी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पड़ोसी ने उसके साथ थाने जाकर शिकायत की। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के लालगंज इलाके में बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए ये एक पेड़ के नीचे खड़े थे और अचानक आकाशीय बिजली गिरी और ये उसकी चपेट में आ गए। फैजाबाद में चोरों ने एक बैंक कर्मचारी के घर ताला तोड़कर करीब 14 लाख के जेवर व 2.25 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। दरअसल वो कर्मचारी ईद मिलान के लिए अपने रिश्तेदारों के यहां गया हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक आरोपी के अस्पताल से फरार होने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। साहिल नाम के इस शख्स को पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजस्थानी मूल के लोगों को अपनी जमीन से जोड़ने के लिए ईटीवी ने विशेष पहल की है। ईटीवी की तरफ से बेंगलुरु के प्रिंसेस श्राइन पैलेस में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के कर्नाटक में रहने वाले राजस्थान के लोगों ने शिरकत की।